गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। ठीक है, तो ओलिगोपोली हमें पता है जहाँ पे बहुत थोड़ी फर्म्स होती हैं, मतलब 10 से नीचे नीचे फर्म्स होती हैं, उसको हम ओलिगोपोली कह देते हैं, और बहुत सारे बायर्स होते हैं। अब दो तरीके की ओलिगोपोली हो सकती है। टाइट ओलिगोपोली जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 फर्म्स डोमिनेंट है। लूज ओलिगोपोली जहाँ पे 6 to 7 फर्म्स डोमिनेंट है। तो ओलिगोपोली की खास बात ये है कि यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिन करना है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल भी हो सकता है और स्टिकी प्राइस भी हो सकता है कि प्राइस वॉर हो जाए आपस में, तो क्या होगा कि कोई भी प्राइस डिटर्मिन नहीं हो पाएगा, प्राइस चेंज होता रहेगा और आपस में जो फर्म्स है वो लड़ती ही रहेंगी प्राइस के लिए। स्टिकी प्राइस, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही एक प्राइस पे स्टिक हो जाए और उसके बाद वो प्राइस कभी चेंज ना हो या जल्दी चेंज ना हो। सो इफ़ प्राइसेस चेंज फर्म एक्ट इन कोलिजन। तो अगर प्राइस चेंज होता है, कई बार फर्म्स क्या करती है, कोलिजन में काम करती है। कोलिजन होता है कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं और सोचती हैं कि हम सभी जो है अपनी प्राइसेस को रिवाइज कर लें, और कभी कभी क्या होता है, प्राइस वॉर में चले जाती हैं। सो एक्चुअल प्राइस में फॉल बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मोनोपोली प्राइस, अगर तो इकट्ठा काम करते हैं तो मोनोपोली प्राइस भी ले सकते हैं, लोअर लिमिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस, और अगर इकट्ठे काम नहीं करते तो लोअर लिमिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी आ सकते हैं। कंडीशंस कुड बी क्या हो सकती हैं, इंस्टेबिलिटी, प्राइस वॉर, अगर तो जो है इकट्ठा काम नहीं करेंगी तो प्राइस वॉर में इंस्टेबल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, तो रहेंगी। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर प्राइस सेटल डाउन हो जाता है इंटरमीडिएट लेवल पे। कई बार क्या होता है कि सारी जो फर्म्स है वो मिलकर सोचती हैं कि कहीं पे तो जाके हम प्राइस को सेटल कर लें। या फिर ये हो सकता है फर्म में एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस एंड एडजस्ट इटसेल्फ टू द प्रिवेलिंग प्राइस, कि जो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस चल रहा है उस प्राइस को एक्सेप्ट करके उस प्रिवेलिंग प्राइस पे खुद को एडजस्ट करना भी फर्म का एक काम है, कर सकती है। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओलिगोपोली में हम कहीं एक डेफिनेटली बात नहीं कर सकते हैं, जैसे हम मोनोपोली में करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में करते हैं या परफेक्ट कंपटीशन में करते हैं, वैसी बात हम ओलिगोपोली में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली प्राइस, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कोलिजन में है, डिफ्रेंशिएटेड है, किस तरीके से वो फर्म्स को ले रहे हैं, क्या कंपटीशन में आ गए हैं या फिर मोनोपोली में है, उस अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो हैं वो तय किए जाते हैं, राइट। अब एक मॉडल देख लेते हैं अबाउट द प्राइस रिजिडिटी। ये इसको स्वीजी किंकी डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो पॉल स्वीजी ने ये दिया था 1939 में। तो इसकी कुछ अजम्पशंस पहले देख लेते हैं। इफ़ वन फर्म reduces its price, other firm will also reduce their price. अगर एक फर्म प्राइजेस को कम करता है, दूसरी फर्म्स भी प्राइजेस को कम कर देंगी। इफ़ वन फर्म इंक्रीजेज इट्स प्राइस, अदर फर्म्स विल नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज करता है, अदर फर्म्स जो बाकी की फर्म्स हैं वो प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगी, फॉलो नहीं करेंगी। देयर इज़ एन एस्टैब्लिश्ड प्रिवेलिंग प्राइस, कि एक जो प्रिवेलिंग प्राइस है वो इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, एंड MC कर्व विल पास थ्रू द डॉटेड पोर्शन ऑफ MR कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे MR कर्व जो होएगी वो होएगी कुछ डिस्टॉर्टेड MR कर्व। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। तो एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया। ठीक है, तो ये कर्व जो है डी डैश जो कर्व है इसको हम बोलते हैं किंग की डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये एक डिमांड कर्व है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, किंक है, बीच में से किंक है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ TC और फिर CD, राइट। और यहाँ पे ये रहा MR कर्व, A से लेके ये रहा MR कर्व, दिस वन इज MR कर्व। ठीक है जी, तो ये जो है ये डिमांड कर्व है और ये MR कर्व है, एंड दिस इज MC कर्व, राइट। और देखिए प्राइस यहाँ पे तय हुआ है विद द इक्विलिब्रियम। अगर हम देखें ये डॉटेड पोर्शन है जहाँ से MC कर्व जो है पास हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर MC थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती है तो भी प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड प्राइस रिजिडिटी मॉडल। तो यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये डी डैश जो
डिमांड कर्व है इसके पैरेलल जो बनाई है, देखिए ये दो कर्व्स बनाई हैं। सो ये कर्व आपस में एक तरीके की है डी डी डैश, और ये एक तरीके की है। द थिंग इज़ दैट अगर मैं आपको दोबारा से एक छोटी सी कर्व बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की कर्व है ये, जिसको हम ऐसे से कहते हैं किंकी डिमांड कर्व। अब बात ये है कि दिस इज़ मोर इलास्टिक एंड दिस इज़ लेस इलास्टिक, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा कि अगर तो प्राइस बढ़ाती है कोई भी एक फर्म, बाकी फर्म्स विल नॉट फॉलो इट, बाकी फर्म्स जो है प्राइस को राइज नहीं करेंगी, तो होगा क्या, जिसने प्राइस राइज किया उसका मार्केट शेयर ख़त्म हो जाएगा, राइट। और अगर यही फर्म्स प्राइस कम करती हैं तो बाकी की फर्म्स भी प्राइस कम कर देंगी, प्राइस वॉर में चले जाएंगी, राइट। तो इससे क्या होएगा कि एक जो फर्म ने सबसे पहले प्राइस कम किया उसको भी कोई बहुत बेनिफिट नहीं होएगा, क्योंकि बाकी फर्म्स ने भी कम कर दिया तो जो है डिमांड उनकी तरफ शिफ्ट हो गई है, राइट। सो दैट इज़ वाई प्राइस रिजिड रहेगा यहाँ पे। ओपी प्राइस अगर तय हो गया है तो वही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि किसी भी फर्म को प्राइस बढ़ाने या कम करने का बेनिफिट नहीं है, राइट। तो इसमें दो बातें हैं, प्राइस रिडक्शन, अगर तो किसी एक फर्म ने प्राइस को रिड्यूस किया तो बाकी सारी फर्म्स भी प्राइस को रिड्यूस कर देंगी, जिसकी वजह से एक फर्म को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। प्राइस इंक्रीज़, अगर एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया तो बाकी फर्म्स प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेंगी, जिससे क्या होएगा, जिसने प्राइस इंक्रीज़ किया उसका मार्केट शेयर ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड रिजिड या किंकी डिमांड कर्व, जहाँ पे जल्दी कहीं पे भी चेंज नहीं आता है, राइट। नाउ प्राइस रिजिडिटी को दो तरीके से जो है समझाया गया, एक तो डिमांड साइड और दूसरा सप्लाई साइड। डिमांड साइड में वही कहा है कि अगर प्राइस रिड्यूस किया तो सारी ही फर्म्स प्राइस रिड्यूस कर देंगी, और अगर सारी फर्म्स प्राइस रिड्यूस करती है तो अगेन मार्केट में डिमांड उतनी ही रह जाएगी हर एक फर्म के लिए, और किसी भी फर्म को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। और अगर प्राइस एक राइज करती है तो दूसरी फर्म्स प्राइस को राइज नहीं करेंगी, जिसने राइज किया है उसका डिमांड कम हो जाएगा, दैट इज़ वाई कोई प्राइस को राइज भी नहीं करेगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन है सप्लाई साइड एक्सप्लेनेशन, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर इनकेस कॉस्ट बढ़ गई तो डॉटेड पोर्शन के बीच में से जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो उस हिसाब से इक्विलिब्रियम यही बन रहा है, ठीक है। तो सपोज सप्लाई साइड में क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ के MC1 से MC हो गई, ठीक है। तो अगर कॉस्ट भी बढ़ गई तो भी प्राइस रिजिड रहेगा, क्योंकि ये डॉटेड पोर्शन में ही है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये जो MC है वो MR का उस डॉटेड पोर्शन में है, राइट। तो यहाँ पे भी सप्लाई साइड में भी हम देखेंगे कि प्राइस रिजिड रहेगा, राइट। So price become rigid in both the cases, demand and supply. Now look at the criticism. Does not explain price determination. देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला कि किंकी डिमांड कर्व है, ऑलरेडी प्राइस पता है, उस प्राइस को पता है, और फिर हम ये बात बोल रहे हैं कि प्राइस रिजिड होएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन उस प्राइस को डिटर्मिन कैसे करना है, ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। रॉन्ग असम्पशंस बहुत सारी जो हैं, असम्पशंस यहाँ पे रॉन्ग है। जैसे कि एक असम्पशन ली है कि अगर एक जो है प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरी फर्म्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर वाकई में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और जो है फर्म्स को लग रहा है कि कॉस्ट बढ़ रही है, तो हो सकता है कि फर्म्स मिल के प्राइजेस को बढ़ाएं। 70s 80s में भी ये चीज़ हुई थी। इग्नोर नॉन प्राइस कंपटीशन, देखिए सिर्फ प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, बहुत बार नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि एक्स्ट्रा पर्क्स क्या दे रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा किस तरीके से कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो हमने इस जो है थ्योरी में इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा। इग्नोर्स कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, देखिए ऐसा नहीं किया कि ये बोल दिया कि फर्म्स जो है अगर प्राइस एक ने रिड्यूस किया
तो बाकी रिड्यूस कर देंगे, और अगर एक ने बढ़ाया तो बाकी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव रिएक्शन कितना कम करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन को भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। तो ये था पॉल स्वीजी का प्राइस रिजिडिटी डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली, या फिर जिसको हम कहते हैं किंकी डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।